हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लास हैं और हिंदी व्याकरण में हमने संधि की क्लासें पूरी की और संधि के बाद हमने समास पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने समास पढ़े थे और समासों में हमने अव्ययभाव समास को पढ़ा और उसके बाद हमारा जो दूसरा भेद था तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास के कुछ परिभाषाएं और उसकी विशेषता थी, उन विशेषताओं को भी देखा। तो दोस्तों, हम देखते हैं अब तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की जो परिभाषा सहित हमने उसको लिखा दिया था। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो किस तरह से है। हमारा जो तत्पुरुष समास है वो तत्धन पुरुष के योग से बनता है। तत्धन पुरुष के योग से बनता है, जिसका किसी तत्व होता है, तत्व का अर्थ होता है उसका, यानी पुरुष, उसका पुरुष। तो उसका पुरुष यानी तत्पुरुष। तो कह सकते हैं दोस्तों कि इस समास में हमारा जो तत्पुरुष समास में होता क्या है कि दूसरा पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद। दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद तो किसमें प्रधान होता है? अव्ययभाव समास में। और दूसरा हमारा किसमें होता है? उसका पुरुष, यानी दूसरा पद प्रधान। तो यानी तत्पुरुष समास। और इसके कुछ बताए भी थे, भेद भी बताए थे कि इस समास में जो हमारे इस समास में तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी सामासिक पद में कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो समास के जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम इनके कुछ उदाहरणों की सहायता से इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे जैसा कि हमने बताया कि हमारा कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जो बचे हुए कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इस समास में। और हम इसको उदाहरणों सहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो समास आता है तत्पुरुष समास में वो आता है दोस्तों नंबर 1, पहला कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। और इसकी जो कर्म कारक होता है, उस कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्म को, कर्ता ने कर्म को यानी कर्म को होता है, तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा? को। यानी जितने भी अपने उदाहरण होंगे उनमें जो सामासिक पद होंगे, सामासिक पदों में कारक विभक्तियों का लोप होगा और जो अपने विग्रह पद होंगे उसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो वही प्रक्रिया से एक साइड में सामासिक पद और दूसरी साइड में अपने विग्रह पद। तो दोस्तों, इस तरह से अपना हम इनको देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है चिड़ी मार। दोस्तों, कौन सा उदाहरण है? चिड़ी मार। चिड़ी मार। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जो उदाहरण होते हैं, उदाहरणों की सहायता से हमारे जो समास होते हैं वे जल्दी ही समझ में आते हैं। चिड़ी मार यानी जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला, मारने वाला। तो इसका विग्रह क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला। और दूसरे उदाहरण की सहायता से हम इसको कह सकते हैं शरणागत। क्या है दोस्तों? शरणागत यानी शरण को आगत। दोस्तों, मैंने पहली भी क्लास में आपको बताया कि जो हमारे सामासिक पद होता है उन्हीं शब्दों को हम समास विग्रह में करते हैं। तो दोस्तों, शरणागत यानी शरण को आगत। दूसरा हमारा जो है गगन चुंबी। क्या है दोस्तों? गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इसमें किसका लोप होता है? सामासिक पद में को कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, यानी को कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो हमारा जो को कारक चिन्ह होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे को। जैसे ताप मापी, ताप मापी, ताप मापी यानी ताप को मापने वाला,
ताप को मापने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ताप मापी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के आधार पर जो कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष में जो सामासिक पद में को कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पहला तत्पुरुष का भेद है वो पूरा होता है। इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो समास आता है वो आएगा दोस्तों करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। करण, ये कौन सा दूसरा? करण तत्पुरुष समास। तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? करण से द्वारा। जो कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा, से या के द्वारा, इसके ये कारक चिन्ह होते हैं और इन कारक चिन्हों के माध्यम से हम जो करण तत्पुरुष समास होता है उसको समझेंगे। तो वही अपनी प्रक्रिया के एक साइड में सामासिक पद और एक साइड में विग्रह पद, विग्रह पद। तो दोस्तों हम इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि इसका जो पहला जो उदाहरण होता है वो है तुलसीकृत। तुलसीकृत, तुलसीकृत। और भी हमारे जो उदाहरण है जैसे मेघाच्छन्न, क्या है? मेघाच्छन्न। और भी हमारे इसके अंतर्गत उदाहरण होते हैं जैसे हस्त लिखित, हस्त लिखित। और भी इसके अंतर्गत हमारे जो उदाहरण होते हैं रोग मुक्त, जैसे रोग मुक्त। तो हमारे ये चार उदाहरण हैं। तो दोस्तों एक तो से है, एक के द्वारा, ये हमारे उदाहरण चिन्ह है और इन चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों हमारा जो से शब्द होता है वो निर्जीव जो उदाहरण होते हैं, निर्जीव वस्तु होती है, उनके साथ में कौन से कारक चिन्ह का से का प्रयोग किया जाता है। जो के द्वारा होता है उसमें सजीव कर्ता यानी सजीव वस्तुओं के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? के द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों तुलसीकृत, तुलसीकृत ये सजीव है या निर्जीव है? तो दोस्तों हमारा ये कैसा सजीव है, तो ये क्या होगा? तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। क्या होगा मित्रों? तुलसी के द्वारा कृत। और कृत का जो अर्थ होता है रचित। क्या अर्थ होता है? रचित। तो इसका अर्थ विग्रह क्या होगा? तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। जो सजीव होंगे उदाहरण उनमें के द्वारा का प्रयोग करेंगे, जो निर्जीव होंगे उसमें किसका प्रयोग करेंगे? से का प्रयोग करेंगे। जैसे मेघाच्छन्न, मेघों से आच्छन्न, मेघों से आच्छन्न। आच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ। क्या होगा मित्रों? ढका हुआ, मेघों से आच्छित। और जो हस्तलिखित, हस्त से, हस्त के द्वारा लिखित। तो दोस्तों फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि जहां पर सामासिक पद में जो शब्द दिया होता है उसी का हम विग्रह में करते हैं प्रयोग। जैसे कि हस्तलिखित, तो हस्त के द्वारा, इस पर हस्त की जगह पर हाथ नहीं कर सकते हम। अगर इस तरह से करेंगे तो हमारा समास विग्रह गलत माना जाएगा। और हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये या तो विग्रह पद आएगा और उसमें पूछेगा कि सामासिक पद क्या बनेगा, या सामासिक पद आएगा और समास का नाम पूछ लेगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे रोग मुक्त, क्या है दोस्तों? रोग मुक्त। तो इसका क्या होगा? रोग निर्जीव होता है या सजीव? निर्जीव होता है। रोग से मुक्त क्या हो जाएगा मित्रों? रोग से मुक्त। तो इस तरह से हमारा जो करण तत्पुरुष समास होता है वो इस से और के द्वारा कारक विभक्ति चिन्हों से संपन्न होता है। और इस तरह से
जो से होता है वो निर्जीव कर्ता के साथ में, जो द्वारा होता है के द्वारा वो सजीव कर्ता, और से का प्रयोग निर्जीव के साथ में होता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं कि नोट सजीव के साथ किसका प्रयोग करते हैं? के द्वारा तथा निर्जीव के साथ से का प्रयोग करते हैं। यानी सजीव होगा उसके साथ में के द्वारा, जो निर्जीव होगा वो से का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा समास था अपना करण तत्पुरुष समास वो पूरा होता है। और इसी क्रम में अपना जो तीसरा जो उदाहरण समास आता है वो होता है तीसरा जो अपना आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है दोस्तों? के लिए। ये क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसमें क्या होता है मित्रों कि वही अपनी जो के द्वारा होता है उस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एक साइड में सामासिक पद और एक साइड में विग्रह पद, सामासिक पद और विग्रह पद। तो जैसे हम इनको उदाहरणों में ले सकते हैं, जैसे रसोई घर क्या है मित्रों? रसोई घर। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। जैसे घुड़साल, तो इसका क्या होगा? घोड़ों के लिए साल। क्या हो जाएगा मित्रों? घोड़ों के लिए साल। और जैसे हथकड़ी, क्या है दोस्तों? हथकड़ी यानी हाथों के लिए कड़ी। क्या हो जाएगा? हाथों के लिए कड़ी। और भी हमारे इसके जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाक के लिए गाड़ी। तो इसमें किसका प्रयोग है? के लिए हाथों के लिए कड़ी। तो दोस्तों के लिए, यहाँ पर भी के लिए। इस तरह से इसमें हम के लिए का चिन्ह, के लिए जो कारक विभक्ति चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं। जो हमारा अगला समास आता है इसी क्रम में, जो चौथा है वो कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास है। कौन सा है मित्रों? अपादान तत्पुरुष समास। और इसी तरह से उदाहरणों के द्वारा हम उसको भी समझेंगे। जैसे क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों? अपादान से अलग होना, अपादान तत्पुरुष समास। और अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के भाव में, अलग होने के अर्थ में। से का प्रयोग किसके अर्थ में करेंगे? अलग होने के अर्थ में। इसे से का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमारा जो उदाहरण आता है जन्म जात। क्या होता है दोस्तों? जन्मजात। यानी हम इसको कह सकते हैं जन्म से
यानी जन्मजात, यानी इसका दूसरा उदाहरण है जलजात। क्या है दोस्तों? जलजात। जैसे जल से जात, क्या हो जाएगा? जल से जात, यानी जो जल से ही जिसका जन्म हुआ है वो क्या है? जलजात। जैसे देश निकाला, क्या है मित्रों? देश निकाला, और जिसका विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? देश से निकाला, देश से निकाला। और इसके अंतर्गत जैसे जन्मांध, क्या है मित्रों? जन्मांध, जन्म से अंधा, उसको हम क्या कहते हैं? जन्मांध। या अंधा की जगह पर यहाँ पर अंध भी हो सकता है, अंधा या अंध। जैसे आशातीत, क्या है मित्रों? आशातीत, आशातीत यानी आशा से अतीत, आशा से अतीत। इस तरह से हमारा जो तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास था उसके उदाहरणों के द्वारा हमने समझा। तो ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है विग्रह करते समय। और इस तरह से हमारा जो अगला यानी चौथे के बाद हमारा जो पांचवा आता है वो कौन सा आता है मित्रों? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है दोस्तों? संबंध तत्पुरुष समास। तो इसके जो विग्रह और समास पद, सामासिक पद और विग्रह पद के द्वारा इसको भी हम समझेंगे मित्रों। तो दोस्तों जैसे कौन सा है? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जिसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो का, की, के, क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है। और इस विभक्ति चिन्ह के जो हमारे उदाहरण हैं वो उसी तरह से हम इनको कर सकते हैं। जैसे एक साइड में हमारा सामासिक पद, सामासिक पद, और एक साइड में विग्रह पद। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण में हमारा जो संबंध तत्पुरुष होता है कठपुतली, कठपुतली, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? काठ की पुतली। क्या हो जाएगा मित्रों? काठ की पुतली। और क्या होगा? कठपुतली। इसी तरह से हमारे इसके अंतर्गत पनघट, क्या हो जाएगा दोस्तों? पनघट। यानी पन कहते हैं किसको मित्रों? पानी। और क्या हो जाएगा विग्रह? पानी का घाट। क्या हो जाएगा मित्रों? पानी का घाट। और इसी तरह से इसमें जो आ जाएगा हमारा अगला उदाहरण पनवाड़ी, पनवाड़ी। तो पनवाड़ी यानी पान की वाड़ी। वाड़ी कहते हैं दुकान को। क्या इसको कहते हैं दोस्तों? दुकान को। और वो क्या हो जाएगा? पनवाड़ी। यानी पान की दुकान को हम क्या कहते हैं? पनवाड़ी कहते हैं। जैसे गौदान या कन्यादान, क्या है दोस्तों? कन्यादान। और क्या हो जाएगा इसका? कन्या का दान। क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्या का दान यानी कन्यादान। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो संबंध तत्पुरुष था उसको विग्रह पद यानी काकी के कारक चिन्हों के द्वारा उसके भी उदाहरण हमारे पूरे होते हैं। और इसी तरह से हमारा जो अगला होगा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा समास मित्रों? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण में भी जो हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं वे कौन से होते हैं दोस्तों? मैं और पर। मैं और पर इसकी क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे हम इसको एक हमारे जो उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी।
रेलगाड़ी यानी रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी, उसको क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। रेल कहते हैं पटरी को, इसको कहते हैं मित्रों पटरी को। रेल और यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी, गाड़ी कहते हैं गाड़ी, और रेल यानी पटरी। जो पटरी पर चलने वाली गाड़ी होती है, इसमें भी पर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कारक विभक्ति कौन सी अपनी? पर होती है। पर का भी प्रयोग करते हैं, जैसे आप बीती, आप बीती यानी आप पर बीती, तो यहाँ पर भी पर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें मित्रों? पर। जैसे हरफन मौला, हर फन मौला, यानी हर फन में मौला, हर फन में मौला। और हरफन मौला कहते हैं, हर का मतलब होता है जैसे कला, और मौला का मतलब निपुण, यानी हर और कला। हर फन में मौला, और इसका अर्थ होगा निपुण, यानी जो हर कला में निपुण है उसको हम क्या कहते हैं? हरफन मौला। उसी तरह से हम कह सकते हैं बटमार। क्या है? बट मार। बट कहते हैं रास्ता, बट मार यानी बट में मारने वाला, बट में मारने वाला, बट में मारने वाला, उसको क्या कहते हैं? बटमार कहते हैं। और बट में मारने वाला, बट कहते हैं रास्ता, रास्ता में मारने वाला, उसको कहते हैं बटमार। यानी जो लूट फूट करने वाला, लूट फूट करने वाला होता है उसको कहते हैं बटमार। तो इस तरह से हमारा अधिकरण तत्पुरुष भी पूरा हुआ। और इसके बाद में जो हमारा ये छठवां था दोस्तों, छठवां समास, तो ये अधिकरण तत्पुरुष, जो अधिकरण तत्पुरुष समास था वो भी पूरा हुआ। और इसके बाद हमारा जो सातवां समास आता है वो कौन सा आता है दोस्तों? इसी का है तत्पुरुष का, और वो है नय तत्पुरुष समास। कौन सा है मित्रों? नय तत्पुरुष समास। तो जो नय होता है, नय का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिसमें पहला पद नकारात्मक आ जाए वहां पर क्या होता है? नय तत्पुरुष समास होता है। और इसमें अ, अन, न, जो हमारे उपसर्ग होते हुए कौन से आते हैं इसमें? अ, अन और न, ये क्या आते हैं? हमारे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारे जो उपसर्ग होते हैं वे नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक अर्थ देने वाले होते हैं। और इसकी जगह पर अन भी आ जाए, ये वाला, ये, या इसकी जगह पर ये बिना हलंत वाला भी आ जाए, तो इस तरह से हम इसमें क्या होता है कि संस्कृत में जो नय का अर्थ क्या होता है? निषेध। संस्कृत में जो नय होता है उसका अर्थ क्या होता है? निषेध। निषेध यानी जो निषेध करने वाले हैं, यानी जो नकारात्मक भाव देते हैं, उनको क्या कहते हैं? नय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनजान, अनजान यानी, और इसका विग्रह क्या होगा? न जाना। क्या होगा दोस्तों? न जाना, वो क्या होता है? अनजान। उसी तरह से जैसे दोस्तों अनिच्छुक, जैसे अनिच्छुक, क्या होता है अनिच्छुक? अनिच्छुक कहते हैं न इच्छुक, उसको क्या कहेंगे? अनिच्छुक कहेंगे। और इसमें जैसे नापसंद, क्या है दोस्तों? नापसंद, यानी नापसंद का अर्थ होगा न पसंद। क्या होगा मित्रों? न पसंद। जो नापसंद उसको क्या कहेंगे? नापसंद। उसी तरह से हमारा होता है न गण्य, नगण्य, यानी न गिना, न गिना, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? नगण्य कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो अधिकरण तत्पुरुष समास था उसके जो 6 भेद किए गए, और छठवें के बाद में एक और था नय तत्पुरुष, जिसमें
जो नकारात्मक देने वाले जो उपसर्ग थे वे आ जाएं। इस तरह से इसके 7 भेद और 7वां एक और भेद हो गया था। इस तरह से हमारे जो तत्पुरुष समास थे वो पूरे हुए दोस्तों। और इसके बाद में आगे आने वाली क्लास में हमारा जो द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा उस समास को पढ़ेंगे। और दोस्तों इसी के साथ में ही कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत हो। और हमारी क्लास को अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।